AS11 की पिछली क्लास जो एक ही क्लास हुई है अभी, उसमें आपको पहला टॉपिक अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के 2 इलस्ट्रेशन लिखा के कराए। एक आपको बताया था वो पीएम का क्वेश्चन बाद में दे देंगे, वो तो लिख के करना पड़ेगा। अब जहां फॉरेन ऑपरेशन वाला मामला है कि इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल, अभी हमने IFO NFO का मीनिंग तो देखा था सुबह, फिर ये जो चार्ट है ये ऑलमोस्ट वही है जो ब्रांच वाला है, सारा वही है, और NFO का भी वही है। तो चार्ट मुझे दोबारा लिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन पड़ा। आप देखो आपकी बुक में भी होगा ये वाला, ये मॉड्यूल में भी यही है, ये स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। देखो एग्जाम्पल में होगा, एग्जाम्पल में 2 नंबर नहीं होगा, 3 4 देख लो नंबर जो भी हो। 4 है सर, है 4 नंबर, 4, 4 नंबर निकालो जी। नंबर 4, a business having the head office in New Delhi, branch UK, following is the trial balance of head office and branch। अब ये ट्रायल आपको दिया, हेड ऑफिस का ब्रांच का ये है, तो फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच ये रहा, और ये करेंसी है पाउंड में, यूके पाउंड। अब एक बार आइटम देख लो, और इसमें कहीं नीचे जाके लिखा नहीं है कि ये IFO है या NF, तो आपको शायद ये भी कहा था जब तक साइलेंस होती है क्या मानते हैं हम, तो IFO के हिसाब से अब एक एक देखो रेट्स ये पड़ी। आपका क्लोजिंग स्टॉक तो ठीक है, डेप्रिसिएशन इतना लगाना ठीक है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस आफ्टर कन्वर्जन इनटू रुपी, एक्सचेंज रेट ऑफ द पाउंड डिफरेंट डेट्स, 1 अप्रैल 2005 61 रुपीज, 1 अप्रैल 2007 63, मार्च 2008 67, और इसमें एवरेज नहीं थे तो एवरेज खुद निकालनी पड़ेगी अपने। एवरेज है क्या उसमें दी हुई आपके, एवरेज निकालनी पड़ेगी। अब एवरेज हो जाएगी 63 और 67 का एवरेज 65, यही है 65 हो जाएगा एवरेज। अब एक एक आइटम बताते जाओ। फिक्स असेट ब्रांच ने खरीदी थी 1 अप्रैल 2005, और ये IFO है, IFO है तो फिक्स असेट कोई सी भी है वो तो हिस्टोरिकल रेट लगेगी, तो अप्रैल 2005 की ये पड़ी, ये 61। आगे बोलो, डेटर्स का कन्वर्जन, क्लोजिंग रेट, ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग रेट, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO का, देखो ये ब्रांच की बुक्स में पाउंड है और ये HO की बुक्स में रुपीज है, तो रिप्लेस हो जाएगा। सेल्स का, सेल्स एवरेज, परचेज, वेजेज, सैलरी, कैश बैलेंस, क्लोजिंग, रेमिटेंस टू HO। अब ये ब्रांच में है, HO की बुक्स में इतना है, तो रिप्लेस हो जाएगा। HO अकाउंट ब्रांच की बुक्स में इतना है, HO की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस रिप्लेस हो जाएगा। क्रेडिटर, और अब ट्रायल के बाहर क्लोजिंग स्टॉक बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं ले जाना है, क्वेश्चन बोल देगा अंदर ले जाना है, बाहर का बाहर ही कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से रेट से, 700 इंटू वॉट, क्लोजिंग रेट 67। डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करना है, वो भी बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं ले जाना है। अब डेप्रिसिएशन की बात करो तो ये रहा 5000, 5000 का 10% 500, 500 इंटू 61, यही है। प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, अब आप देख लो ये पड़े, और इसमें ट्रायल में डिफरेंस आएगा, जो आएगा वो P&L में जाएगा, वही सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, और यहाँ एक्सचेंज रेट और DRCR वही फॉर्मेट, ये दोबारा उतारने की जरूरत नहीं। ये जरूर लिखोगे कौन सी रेट यूज करनी है। और ट्रायल बैलेंस के बाहर देखो क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रिसिएशन, अंदर नहीं, अंदर ले जाने को बोलेगा क्वेश्चन, अंदर लेके आओ तो ले जाना, वरना नहीं ले जाना। अब ये डेप्रिसिएशन अंदर ले जाने को बोल देते तो ये डेप्रिसिएशन 30,500 हम इसमें से कम कर देते असेट में से, और असेट घटा के लिखते, डेप्रिसिएशन ये लिख देते डेप्रिसिएशन। क्लोजिंग स्टॉक अंदर ले जाने को बोलते तो फिर वो या तो गुड्स फ्रॉम HO या परचेज में से हटाते थे, और फिर क्वेश्चन बताता है कि परचेज किस में से बचा हुआ है, इसलिए वो अंदर ले जाने को बोला ही नहीं इन्होंने। अब ये तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में। अब एक बात, IFO NFO का म्यूचुअल एक्सचेंज, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में आज तक कभी आया नहीं, एक नॉलेज होनी चाहिए बस। अब वापस से बताओ, यदि आप किसी फॉरेन ऑपरेशन को IFO मानते हो तो ट्रायल बैलेंस पे जो डिफरेंस आता है उसको कहाँ ले जाते हो, P&L में। फिक्स असेट को कौन सी रेट पे चेंज करते हो, हिस्टोरिकल। सारे मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी आइटम क्लोजिंग, ड्यूरिंग द ईयर के नॉमिनल अकाउंट सारे एवरेज, यही रहते हैं। NFO के केस में फिक्स असेट
या चाहे करंट असेट चाहे बैलेंस शीट का कोई भी आइटम सारे क्लोजिंग, और नॉमिनल नेचर का अकाउंट सारे एवरेज, और ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस एफसीटीआर में जाता है। यही है। अब ये कह रहा है अब तक आप आईएफओ फॉरेन में मेंटेन कर रहे, अब आज से वो एनएफओ हो गया। अब तक एनएफओ था, अब वो आईएफओ में कन्वर्ट हो गया। तो आपने जो रिवाइज क्लासिफिकेशन लगाया है, मतलब नया वाला जो चेंज है, उसकी जो रेट्स के रूल है वो लगेंगे। अब जिस दिन चेंज करोगे उस दिन से, आज 17 जुलाई, आज आपने विदेश में कोई आईएफओ था, आज से उसको एनएफओ कर दिए। तो एज ऑन टुडे जो भी बैलेंसेज इसके लेजर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सारे के सारे एनएफओ वाले जो रूल्स है उसके हिसाब से पहले कन्वर्ट होंगे। और आज जो असेट की वैल्यू है वो हिस्टोरिकल वैल्यू शुरू हो जाएगी आज से, एज ऑन टुडे जो वैल्यू है। अपोजिट अब तक एक एनएफओ था, अब से आपने उसको आईएफओ बनाना शुरू कर दिया, तो अब नए आईएफओ वाले नियम लगेंगे सारे। और इस समय जो बुक्स के अंदर असेट की वैल्यू है वो हिस्टोरिकल वैल्यू मानी जाएगी, वो पहले वाली नहीं ली जाएगी। चेंज के दिन की वैल्यू हिस्टोरिकल वैल्यू होती है, वो बुक वैल्यू हिस्टोरिकल बन जाएगी। अब आगे जो डिफरेंस होगा वो पीएनएल में जाएगा। और अब तक आईएफओ था, पीएनएल में भेज रहे थे, अब आज एनएफओ है, अब एफसीटीआर में जाएगा। अब तक एनएफओ था, आपका एफसीटीआर का बैलेंस पड़ा हुआ बुक्स में, अब आगे एफसीटीआर तो नहीं बनेगा, लेकिन जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको हाथ भी नहीं लगाओ, पड़ा ही रहेगा वो, जब तक आईएफओ बंद नहीं हो जाएगा। जिस दिन वो आईएफओ क्लोज होगा उस दिन वो पीएनएल में जाएगा, लेकिन जिस दिन कन्वर्जन होगा उस दिन उस एफसीटीआर को पीएनएल में नहीं भेजना है, बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करेगा ता जिंदगी, जब तक आप उस आईएफओ को मेंटेन करोगे। ये प्रोविजन है बस, ये थ्योरेटिकल है। चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, पैरा 33-34। The translation procedure applies to the revised classification should be applied from date of change in the classification. आज 17 जुलाई को कोई आईएफओ एनएफओ हो गया या एनएफओ आईएफओ हो गया, तो आज से जो नियम लगेंगे नए वाले लगेंगे, न्यू चेंज वाले, न्यू क्लासिफिकेशन वाले। क्लासिफिकेशन में भी चेंज इन फॉलोइंग वे: आईएफओ टू एनएफओ, एनएफओ टू आईएफओ, आईएफओ टू एनएफओ। यदि अभी तक इंटीग्रल है, अब उसको नॉन इंटीग्रल में ले जाना है। The exchange difference arising on translation of non-monetary asset at the date of reclassification are accumulated in foreign currency translation reserve. आज के दिन जो भी असेट, जो भी लाइबिलिटी, पूरा ट्रायल बैलेंस बनेगा आज के दिन का पूरा, चेंज होने के दिन, और उसमें सारे के सारे नियम एनएफओ वाले लगेंगे। और जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा वो एफसीटीआर में डलेगा, और आज से एफसीटीआर बनना शुरू हो जाएगा जिस दिन चेंज हुआ उस दिन से, और ईयर एंड में होगा वो अलग है। एनएफओ टू आईएफओ, the translated amount for non-monetary item at the date of change treated as historical cost for those item in the period for change and subsequent. यदि आप अब तक कोई एनएफओ था, आज आईएफओ हो गया, तो एनएफओ की तो फिक्स असेट क्लोजिंग रेट पे वैल्यू होती आई होगी, तो वो जो लास्ट क्लोजिंग रेट है, लास्ट क्लोजिंग वैल्यू ऑफ असेट, वो आज हिस्टोरिकल, अब वो हिस्टोरिकल के हिसाब से चलेगी आज। और इवन इफ एनएफओ रिक्लासिफाइड आईएफओ, the exchange difference which have been accumulated in FCTR account not recognize income expense until disposal of operation. Even if आपने किसी NFO को आज से IFO कर लिया, तो अब तक का FCTR का accumulated balance of translation difference वो बैलेंस शीट में रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा जब तक उस IFO को आप कंटिन्यू करोगे और बेचोगे नहीं। जिस साल डिस्पोजल करोगे उस साल प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल और ये FCTR दोनों पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये क्लासिफिकेशन के दो पैरा है, क्वेश्चन कभी आया नहीं है, बस नॉलेज होनी चाहिए आईएफओ टू एनएफओ। अब इस ईयर्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो लास्ट है, छोटा सा, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट 36, 37, 39 ये पैरा है। 35 इसमें उसका है टैक्सेज ऑन इनकम, वो आगे आएगा। 36, 37, 38, 39 फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट को यदि आपको समझना हो तो सीधी सी बात, अभी बीच में कोविड का जब पहला दौर आया था 2020 में, तो हमारे बाबा रामदेव साहब का कोरोनिल का पैकेट बिका था खूब। कुछ लोगों ने एंटीडोज की तरह उसको यूज लिया, चाहे उनके कोविड हुआ नहीं था, पहले ही लेना शुरू करने चालू हो गए एज इम्यूनिटी बूस्टर। इस बहाने आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। कोरोनिल और गियर वो तेल वेल सब ले लिवा के पैकेट ले आए थे वो 500-600 रुपए घर घर में सबने। इट वॉज बेसिकली ए फियर, लोगों को डर था हो नहीं जाए कहीं, उससे पहले ही दवाई लेना शुरू कर दो ताकि वो बीमारी हो नहीं, और हो तो टच करके निकल ले, वो असर नहीं दिखाए। इट वॉज एंटीडोज। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एंटीडोज है। किस बात का? डर का। आज इस देश का कोई भी एक्सपोर्टर गुड्स एक्सपोर्ट करता है, इंडिया के बाहर बड़ी बड़ी अमाउंट के अंदर लाखों करोड़ों डॉलर का गुड्स एक्सपोर्ट करता है बड़ी कंपनियां,
गुड्स एक्सपोर्ट करके बिलिंग होती है तो बहुत खुशी होती है, साहब इतना माल एक्सपोर्ट हो रहा है। अगले ही पल यदि वो बिलिंग उधार है, माल उधार बेचा है, 2-2, 3-3 महीने की क्रेडिट पे जा रहा है, तो एक बार तो खुशी होती है चलो इतना माल बेचा, अगले ही पल टेंशन किस बात की शुरू हो जाती है, वो पैसा आएगा, कब आएगा? 2-3 महीने बाद, उस समय रेट नीचे नहीं आ जाए, इंडिया का रुपी डॉलर पे हावी नहीं हो जाए, रुपी मजबूत नहीं हो जाए, डॉलर कमजोर नहीं हो जाए, पाउंड कमजोर नहीं हो जाए, फॉरेन करेंसी कमजोर नहीं पड़ जाए, मेरा इंडियन रुपी मजबूत नहीं हो जाए। देशद्रोही लोग होते हैं। ऑब्वियसली एक्सपोर्टर को इस देश की करेंसी की परचेजिंग पावर नीचे जाने से उल्टा खुशी होती है। अभी देख लो 80 रुपए टच कर रहा है डॉलर, सारे एक्सपोर्टर के ठाठ हुए पड़े, 72, 73, 74 रुपए की रेट पे माल बेचा हुआ और वो उस समय का पैसा उधार दिया हुआ है। अब आज आएगा तो 80 रुपए डॉलर की मिलेंगे, करीब 7 से 8 रुपए बढ़ गए पिछले साल भर के अंदर, 10% हाइक हो चुकी डॉलर। एक्सपोर्टर खुश हो रहे हैं, उनको इस बात की परवाह नहीं है मेरी इकोनॉमी देश की कमजोर हो रही है, होने दो, मेरे तो पैसे ज्यादा आएंगे ना। अब एक एक्सपोर्टर को माल बेचने के बाद में नेगेटिविटी नजर आती है। अब इस समय 80 रुपए डॉलर के भाव पे लोग माल बेच रहे हैं और बुक्स में एंट्री कर ली सेल्स की, और कल को इंडियन रुपये वापस टर्न लेने लग जाए और रुपया मजबूत होने लगे, डॉलर टूट के नीचे आए और डॉलर 79, 78, 77, 75, 74, 72, एक्सपोर्टर को उल्टा चिंता हो जाएगी, यार मैंने आज माल बेचा, 80 रुपए डॉलर की रेट चल रही है, मेरा पैसा आएगा 3 महीने 4 महीने में क्योंकि क्रेडिट है। अब आएगा जब तक, यदि डॉलर 1 रुपया भी टूट गया तो मेरे तो 10 लाख डॉलर का माल बेचा हुआ है, एक एक रुपए पे 10-10 लाख का नुकसान होगा। 2 रुपए टूट गए 20 लाख रुपए गए, 3 रुपए डॉलर नीचे आ गया 30 लाख गए, हर एक रुपए पे 10 लाख रुपए टूटेंगे क्योंकि मैंने 10 लाख डॉलर का माल दिया। इस डर के मारे वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर हमारे लिए तो होते हैं ये वाले जो मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसके लिए डॉक्टर कौन है? फॉरेक्स ब्रोकर। वो फॉरेक्स के ब्रोकर के पास जाए और उससे जाके कहेगा भाई साहब चिंता हो रही है, माल तो खूब बेच दिया, पैसा आएगा लेट, लेकिन तब तक यदि करेंसी टूट गई, फॉरेन करेंसी कमजोर हो गई, इंडियन रुपी मजबूत हो गया, सर मेरे तो नुकसान हो जाए। सामने वाले कहेगा आप कवरेज ले लो, रिस्क कवर कर लो। कैसे करना? आप मेरे को अभी बुक करा दो, बोलो कितने डॉलर आप कब देने आओगे मुझे, कब आएंगे आपके पास? सर वो 4 महीने बाद आएंगे सर, अभी तो 15 जुलाई हुई है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, सर मैं 15 नवंबर को आपके पास आऊंगा इतने लाख डॉलर लेके, कितने में ले लोगे? ठीक है, अभी जो रेट चल रही है स्पोर्ट रेट, आज की रेट को स्पोर्ट रेट कहते हैं, वो तो इतनी चल रही है। आप ऐसा करो 80 रुपए डॉलर चल रहा है ना, आप मेरे को 78 रुपए 50 पैसे में डॉलर भेज देना। इस बंदे को खबर है कि डॉलर 75-74 पे आने वाला है, 72 रुपए पे आने वाला है, जिस तेजी से चढ़ा साल भर में अचानक से टूटेगा। इसको ये न्यूज है कहीं से कि अभी इस समय कवरेज ले लेना, जितना माल विदेश में बेचार पैसा आना है आप फॉरवर्ड कवर लेके बैठ जाना, इसको फॉरवर्ड कवर कहते हैं। यानी आप अपने आप का सेफ्टी क्वेश्चन बना लेना, किसी से कमिटमेंट करवा लेना फॉरेक्स के ब्रोकर से, सर मैं आपके पास फला महीने में इतने लाख डॉलर लेके आऊंगा, बताओ मुझसे कितने में ले लोगे? सामने लिखेगा 78 रुपए 50 पैसा, 78.50। बंदे को लगा यार लोग तो कह रहे हैं 80 रुपए का डॉलर 72 रुपए 73 रुपए पे आएगा, 6-7 रुपए 8 रुपए टूटेगा, ये तो खाली 1.5 रुपया तोड़ रहा है। सर ऐसा बुक करो आप और आप निश्चिंत हो जाओ। अब यदि रियल में डॉलर कल को टूट के नीचे गया, आप अपने डिसीजन पे प्राउड फील करोगे, बढ़िया रहा मैंने तो कवर ले लिया। आज डॉलर बाजार में 73 हो गया, 74 हो गया, मुझे तो 78 रुपये 50 पैसे मिलेंगे, राजी खुशी जाओगे। उसके बाद भाई साहब लो वो आगे डॉलर मेरे खाते में 10 लाख लो, 10 लाख डॉलर का आज आप क्या रेट है साहब? 78 रुपये 50 पैसे मैंने बुक कराई थी, आज 74 का एक्सपोर्ट रेट चल रहा है, गाड़ी चलिए ऊपर ही है ड्रॉर में, आज 74 का रेट है और आपने 78 रुपये 50 पैसे मेरा डॉलर बुक किया हुआ है। आप खरीदोगे मैं बेचूंगा, मेरे अकाउंट में डॉलर आ गए, वो तो डॉलर थोड़ी आए, वो तो रुपये कन्वर्ट होकर आता है आरबीआई के थ्रू। मैं 10 लाख डॉलर आपको बेचने आया हूं, मेरे पास 10 लाख डॉलर नहीं है, पैसे खाते में आ गए, मैं आपसे 10 लाख डॉलर खरीद रहा हूं। अभी रेट चल रही है 74, मैंने आपसे 74 के रेट से डॉलर खरीदे, मैंने आपको 78.50 में बेचे, 4 रुपये 50 पैसे इंटू 10 लाख 45 लाख का चेक दे दो चुपचाप। ये फॉरवर्ड कवर, इससे बिजनेसमैन क्या होता है? रिस्क कवर कर लेता है। लेकिन आपने जब 80 रुपए का डॉलर 78-50 में बेचा था तो 1.5 रुपया तो उस दिन ही टूट गया था, वो नुकसान आपका है। अब वो लॉस आपका फ्रीज हो गया,
अब चाहे डॉलर कितना भी नीचे आए, चाहे वो कितना भी उछल मारे, ऊपर जाए 82-85 रुपए भी जाए, आपका तो 78 रुपए 50 पैसे डिसाइडेड। अब ये किस्मत आपकी है कि डॉलर नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो पछताने के अलावा कुछ नहीं है। उस समय ये पछताओगे यार मैंने फालतू ही बुक कराया, अब साले 10 लाख डॉलर इसको 78-50 में बेचने पड़ेंगे। बाजार में लोग 82 रुपए दे रहे थे, 82 रुपीज दे रहे थे, 3.5 रुपए का नुकसान हो गया उनको। कुछ नहीं हो सकता। फॉरवर्ड कवर, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है, दोनों में से कोई पार्टी पीछे नहीं हट सकती। जो रेट तय है उसको फॉरवर्ड रेट कहते हैं। उस फॉरवर्ड रेट पे उतनी करेंसी आपको बेचनी है तो बेचनी है, खरीदनी है तो खरीदनी। ना वो मना कर सकता ना आप मना कर सकते, दोनों बंध गए वचनों में, दोनों का कमिटमेंट और एग्रीमेंट होता है बाकायदा। आप पीछे नहीं हट, ना वो पीछे हट सकता था, मैं तो नहीं लूँ, मैं तो इतना महंगा नीचे आ गया डॉलर, मैं 78-50 में क्यों खरीदूं, एग्रीमेंट किया था। इट्स ए फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट और इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टियां बंधी हुई। यदि वो पीछे हटेगा, आरबीआई बैठा है शिकायत सुनने के लिए, आप करो और उसका लाइसेंस रद्द, और साथ में जो मुआवजा कर जो कोर्ट वोर्ट में जाकर सब मिलेगा। आप पीछे हटोगे तो आपको कोर्ट में घसीट लेगा। वो तो अल्टीमेटली स्पीकिंग इस एग्रीमेंट से बैकआउट तो दोनों में से कोई सा भी नहीं कर सकता, दोनों बाइंडिंग है। बट बेसिकली एक सेफ्टी क्वेश्चन। फॉरवर्ड एक्सचेंज कवर के दो एग्जांपल समझने के लिए कि किसी बंदे को किसी बीमारी का अंदेशा है, डाउट है, हल्का सा उसको लग रहा है, थोड़ा बहुत हाथ पांव में थोड़ी सी तपन सी हो रही है, हाथ पांव टूटते से महसूस हो रहा है मेरे वायरल होगा, मेरे तो वायरल होगा, वायरल चल रहा है अभी, वो एंटीडोज ले लेगा पहले ही जाकर। अब उस एंटीडोज से हो सकता है उसको जितना ज्यादा हाइट पे बीमारी हो सकती थी वो ना हो, हल्की सी छू के निकल ले, थोड़ा बहुत ही असर दिखाए। और या फिर किसी व्यक्ति को लगता है कि बहुत भयंकर बारिश आ रही है, जाना जरूरी है, गाड़ी वाड़ी है नहीं, पैदल है, सामने आधा किलोमीटर जाके आना है और मस्त है, इसी समय जाना पड़ेगा, छतरी लो, छतरी लेके आप जाओगे, मेन बॉडी पार्ट कवर कर लोगे, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे पांव तो भीगेंगे। अल्टीमेटली फॉरवर्ड एक्सचेंज कवर कभी भी आपको 100% रिस्क कवर नहीं करता है, लेकिन आपके रिस्क का मेजर पार्ट कवर कर लेता है, आपके रिस्क मिटिगेट कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, फ्रीज कर देता है, आपका डर काफी हद तक मिटा देता है। और यह डर दोनों को लगता है। एक्सपोर्टर को किस बात का डर है कि मेरे माल बेचने से लेके पैसा आने तक कहीं करेंसी, हमारे देश की करेंसी टूट नहीं, हमारे देश की करेंसी मजबूत नहीं हो जाए, सामने वाली की वैल्यू गिर नहीं जाए। एक्सपोर्टर को इस बात का डर, क्योंकि उसको तो मनी आनी है ना बाहर से। इंपोर्टर को उल्टा डर लगता है, मैंने जिस दिन विदेश से माल इंपोर्ट किया उसके बाद में कहीं फॉरेन करेंसी महंगी नहीं हो जाए और मेरे इंडिया की करेंसी टूट नहीं जाए, कमजोर नहीं हो जाए, रुपया कमजोर नहीं हो जाए। अब अभी पिछले 2-3 महीने पहले जिन लोगों ने विदेश से माल खरीदा हुआ था बाहर से, और वो भी क्रेडिट पे, और अभी ये पेमेंट का महीना है, 80 रुपए जा रहे हैं सब, और जब खरीदा उस समय 77-76 की रेट थी, अभी 2-3 महीने पहले। अब कितने डेली 10-10, 15 पैसे बढ़ रहे हैं, डेली रोजाना डॉलर 10-15 पैसे मजबूत हो रहे हैं और 79.79 या 85 के आसपास डॉलर आ चुका, 80 रुपए टच करने वाला है जस्ट। अब 3-4 महीने में ये जो करीब करीब महीना 3-4 रुपए बढ़ गए, वो बेचारे उनके तो लाखों डॉलर का माल खरीदा हुआ बाहर से, चाइना से और यूके से और यूरोप से और पता नहीं कहां से लोग इंपोर्ट करके बैठे हैं, और बड़ी कंपनियों का तो बहुत बड़ा इंपोर्ट होता है। अब इंपोर्टर को उल्टा डर है कि फॉरेन करेंसी महंगी नहीं हो जाए और हमारे देश की कंट्री की करेंसी कमजोर नहीं हो जाए, मुझे पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, उसका भी यही डर है, तो वो भी जाता है फॉरेक्स डीलर के पास। अब देखो डीलर के पास तो दोनों तरह के लोग आते हैं, फॉरेन करेंसी बेचने का भी कमिटमेंट लेके आता है और खरीदना भी आता है, वो तो दोनों तरफ रोटी सेकता है। वो कहता है मैं तेरा भी डर मिटाता हूँ, सही इतने में ले लूंगा, और क्रॉस ट्रांजेक्शन में तेरा इतने में इतने में बेच दूंगा, इतने डॉलर मुझसे ले जाना इस रेट। वो बड़े खेले खिलाए और उनको तो क्या एक्सपीरियंस होता है इस फील्ड का, और उन्हें मालूम है कि बाजार कितना परसेंट चेंज होगा। लगभग 90% एक्यूरेट उनका कंफर्मेशन होता है, 10% वेरिएशन एक्स्ट्रा हो सकता है, और वो खिलाड़ी। अल्टीमेटली फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का आपके केवल और केवल सिलेबस में है तो इतना कि किसी व्यक्ति ने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का कवरेज रिस्क मिटिगेट करने के लिए लिया है तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग पर्पज। हेजिंग का मीनिंग होता है रिस्क से बचने की कोशिश करना, आगे आने वाले लॉसेज से अपने आप को सेव करना। ये बेसिकली एक शील्ड है, एक ढाल है जो आपके ऊपर आने वाली आफत को रोकती है। ये एक वो छतरी है जो आपके छींटे बारिश के बॉडी पे गिरने से रोकती है, बाकी थोड़ा बहुत तो भीगना है तो भीगना है। अल्टीमेटली फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज अ मेडिसिन ऑफ योर टेरर, ऑफ योर फियर दैट आई विल गो थ्रू दिस डिजीज एंड इट्स पॉसिबिलिटी, उस पॉसिबिलिटी को कम कर देता है।
और इसका जो ये मेडिसिन है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो फियर है, डर है, वो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, और इसको किस हद तक आप बच गए, कितना परसेंट रिस्क कवर कर गए, उसको इफेक्टिवनेस ऑफ हेजिंग कहते हैं कि आपने कितना परसेंट अपने आप को बचा लिया। आप हो सकता है 50 लाख के नीचे आके 10 लाख के रह गए, 40 लाख बचा लिए, 80% इफेक्टिव हो गई आपकी हेजिंग। अब एक तो होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग पर्पज, रिस्क मिनिमाइज करना, अपने लॉसेस को होने से या बहुत ज्यादा नुकसान होने से बचने की कोशिश करना। एक होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेकुलेशन पर्पज। कुछ लोग जिनका विदेश से न कोई माल खरीदा न बेचा न कोई लेन देन, सट्टा खेलना, बस कोई टिप आ गई कहीं से, कोई ऐसा बहुत तगड़ा कोई ब्रोकर है उसने कह दिया बस ऐसा है अभी इस समय राइट टाइम है, $1 लाख बुक करा दो खरीदने के लिए, अगले 2 महीने 3 महीने में डॉलर 4-5 रुपए बढ़ेगा, अभी आज परचेज बुक करा दो। आ गई टिप, गया फॉरेक्स डीलर, भाई साहब $1 लाख बुक कर लो, मैं 4 महीने बाद लेने आऊंगा आपसे, क्या रेट लोगे? भाई साहब अभी डॉलर आपका 80 रुपीज चल रहा है, 81 तक आ जाएगा, 81 में दे दूंगा आप, करो बुक करो। अब वो 4-5 महीने बाद वो टिप सही काम कर गई, डॉलर 86 पर पहुंच गया, राजी खुशी जाओगे? वैसे 81 में डॉलर बुक हुआ था ना मेरा 1 लाख, लाओ लेने आया हूँ आपसे, और लाऊं क्या, मेरे को डॉलर चाहिए ही नहीं। 86 की रेट चल रही है, वापस ले लो, आज की रेट पे खरीदो आप, स्पोर्ट रेट 81 पे मुझे बेचो, 81 अपना कमिटेड है, $5 का डिफरेंस है, $1 लाख 5 लाख का चेक दे दो। और कल को उल्टा हो गया, 81 पे आपने परचेज बुक करा रखी है, डॉलर 75 रुपये पे आ गया तो 6 लाख रुपए जेब में लेके जाओ, बोलेगा आपसे। ये स्पेकुलेशन, ये सट्टेबाजी खेलते हैं लोग, बहुत खेलते हैं, लेकिन बहुत तगड़ी टिप आती है फिर, ऐसी छोटी मोटी टिप में तो मात खा जाते हैं लोग, बहुत अच्छी टिप आती है कि होना है ऐसा, और बड़े खिलाड़ी हैं। इसको कहते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेकुलेशन पर्पज, जिसमें आपका कोई फॉरेन करेंसी से लेन देन नहीं, आप इनफैक्ट कोई एक्सपोर्टर इंपोर्टर हो ही नहीं, आपको तो बस केवल डिफरेंस पे खेलना है, और न कोई डिलीवरी लेनी न देनी, न आपको डॉलर चाहिए न पाउंड चाहिए न कोई फॉरेन करेंसी, कुछ नहीं चाहिए, डिफरेंस पे खेल रहे हो बस। आपने बुकिंग करा दी, केवल साहब इतने रुपए में मेरा फला करेंसी बुक कर दो परचेज, फिर मैं बाद में आपको सेल कर दूंगा जब रेट खुलेगी, या मेरी आज सेल बुक कर लो, मैं बाद में परचेज कर लूंगा। एक ट्रांजेक्शन लिखवा दो कोई सा भी, आइदर बाइंग और सेलिंग, इसको कॉलिंग और पुट कहते हैं। आप कॉल करोगे मतलब खरीद रहे हो, पुट कर रहे हो मतलब बेच रहे हो, कॉलिंग और पुट बुक करा दो, जैसे लोग F&O खेलते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, ये है ना, दोनों खेलते हैं, तो कॉलिंग पुटिंग होती है, और खेलने वाले खेलते हैं। अभी जैसे डॉलर पीक पे इस समय 80 रुपीज है, आप बाजार में आपको टिप आ गई कि डॉलर टूट के नीचे आने वाला है 4-5 रुपए, आज की डेट में जाके आप किसी बंदे से, सर मैं 2 महीने बाद आपको डॉलर बेचने हो, कितने में ले लोगे? बोला साहब 80 का भाव चल रहा है, नीचे आने के चांस सुन तो रहे हैं, 79 में ले लेंगे आपसे, और कल को डॉलर टूट के 5 रुपए नीचे गया, 80 से 75 पे आ गया, आप जाओगे? लो 79 की बुकिंग करें मेरी बेचने की, अब आज की रेट में मैं खरीद रहा हूँ आपसे, 75 में आपसे खरीदा, 79 में बेचा, 4 रुपए का डिफरेंस दे दो, मल्टीप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख 2 लाख 5 लाख जीते डॉलर, ये स्पेकुलेशन कहलाता है। खेलने वाले खेलते हैं, हर किसी की बस का नहीं, बहुत रिस्की होता है, और स्पेकुलेशन में डिलीवरी नहीं होती है, करेंसी डिलीवर नहीं होती, डिफरेंस का ट्रीटमेंट होता है, बस जिसको लेना है ले लो, जिसको देना है दे दो, बस। अब वो किस्मत है किसकी तरफ मार्केट कन्वर्ट हो गया। ये 2 तरह का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन इतना सा आता है, एक्स लिमिटेड ने एक प्लांट खरीदा, मशीन खरीदी, माल खरीदा, कुछ ना कुछ विदेश से खरीदा, उसका पेमेंट इतने महीने बाद करना है, एक्स लिमिटेड को एक्सचेंज रेट बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, उसने एक फॉरवर्ड कवर लिया, उसमें एक्सचेंज रेट फॉरवर्ड रेट इतने पे इतना डॉलर खरीदना बुक करवा दिया, बाद में स्पॉट रेट जिस दिन डील हुई, आपका ट्रांजेक्शन मेच्योर हुआ, उस दिन रेट ये थी, और उस दिन की रेट और उस रेट में फर्क। लेकिन आपको ट्रीटमेंट क्या पूछेंगे बताओ, आज की डेट में जो डॉलर 80 रुपए, और आपने किसी को डॉलर सेल बुक कराई 78-50, ₹1.5 आपने नीचे पे डील करी है, इंटू $1 लाख, ₹1.5 लाख का क्या ट्रीटमेंट होगा? ES कहता है वो $1.5 लाख आपने जो लॉस बियर किया है अभी आज मिनिमाइज कर दिया। हाँ, अब आपका लॉस उससे ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि आपकी सेल कंफर्म है 78.5 में, वो $1.5 लाख का ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ES कहता है SLM बेसिस, आपका ड्यूरेशन कितना है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके रेशो में बांट दो, कुछ इधर के मंथ है कुछ उधर के मंथ है, टाइम रेशो में कर दो, और सारे मंथ इधर के, जैसे भी जुलाई है, अभी मैंने जुलाई में फॉरवर्ड कवर लिया अक्टूबर के लिए, और मैंने उसे कहा साहब अक्टूबर में मैं
आपको इतने डॉलर बेचने आऊंगा, कितने में खरीदोगे साहब इतने में, जबकि आज की रेट 80 रुपये, उसने 78-50 बताया, $1,00,000 है, 1.5 लाख, मैं वो 1.5 लाख इसी साल का है पूरा P&L में चार्ज करूंगा। लेकिन यही डील मैंने ईयर एंड के आसपास करी। 1 मार्च को किसी ब्रोकर के पास गया, भाई साहब मैं 3 महीने बाद आपके पास आऊं, 1 मार्च के बाद 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जून को आऊंगा, डॉलर कितने में ले लोगे साहब? 81 में ले, 78.5 में ले लूंगा। आज रेट चल रही है 80, ₹1.5 मेरा टूटा अभी का अभी, उसको प्रीमियम या डिस्काउंट कहते हैं। अब ₹1.5 इंटू 1 लाख, 1.5 लाख, 1 महीना इधर, 2 महीने अगले साल, 1 और 2 के रेशो में बांट दूंगा, 50,000 अभी P&L में डाल दूंगा, 1 लाख अगले साल। ये ट्रीटमेंट, इतना सा क्वेश्चन आता है बस। अब आपको पहले तो क्वेश्चन में पहचान कैसे होगी कि कोई भी फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किसी ने रिस्क कवर करने के लिए, हेजिंग पर्पज के लिए लिया है या स्पेकुलेशन के लिए लिया है, इसका पता कैसे लगे? क्वेश्चन पढ़ के कैसे अंदाजा लगाओ कि इट इज ट्रांजेक्शन ऑफ हेजिंग और ट्रांजेक्शन ऑफ स्पेकुलेशन। उस बंदे ने यदि विदेश से कोई चीज खरीदी, इंपोर्ट करी, माल इंपोर्ट किया, मशीन इंपोर्ट करी, तभी तो उसको जरूरत है ना। और या उल्टा उसने कोई विदेश में कोई सामान बेचा, कोई मशीन बेची, कोई गुड्स बेचा, तभी तो उसके पास करेंसी आएगी। इसका मतलब यदि आपने कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है तभी तो आपको हेजिंग करनी है, वरना हेजिंग की क्या जरूरत आ गई? आज आपको और हमें क्या फर्क पड़ता है डॉलर का? बढ़ो चाहे घटो, अब हमारे फर्क तो पड़ता है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आता है। मोबाइल महंगे हो जाएंगे, लैपटॉप महंगे हो जाएंगे, ये जितना फॉरेन करेंसी महंगी होती है उतने उससे फर्क तो पड़ता ही है। ये बोर्ड मैंने 95,000 में लिया था उस समय, जब डॉलर 72-71 रुपए पे था। अभी 80 रुपए गया, अब ये 1,30,000 का बता रहे हो नया बोर्ड, 1 पीस का मिलेगा। क्या हुआ साहब? डॉलर महंगा हो गया। क्या हुआ? अब उससे क्या उन लोगों का सब कंपनी तो वहां से इतने में दे रही है। यदि वहां आज आप वहां का वहीं खरीद के कंज्यूमर हो तो वहां तो आपको पहले यदि $1,500 का था तो आज भी $1,500। हमारे लिए तो $1,500 पे 8 रुपए बढ़ गया ना, उसका पेमेंट तो आप ही करो ना, 20,000 रुपए तो वो बढ़ गए, और फिर जीएसटी और लगेगा उसके ऊपर 18%। तो सर वो तो महंगा तो होगा। आज डॉलर ये जिस तरह से बढ़ता बढ़ता जा रहा है, आने वाले मोबाइल और लैपटॉप और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से सारा, और बाहर से आने वाली गाड़ियां, जो कंपनी का पैक्ड यूनिट आता है जो वहीं से इंपोर्ट हो गए, महंगी हो जाएगी। क्योंकि पेमेंट सेटलमेंट अब तक तो डॉलर में हो रहा है सारा, और यदि यूके से मंगाओ तो पाउंड में होगा। अल्टीमेटली स्पीकिंग फॉरेन करेंसी का पब्लिक पे इंपैक्ट आता है, लेकिन पब्लिक को दिखता नहीं, नजर नहीं आता। अब ये डीजल पेट्रोल में जो उछल कूद चलती है, वो हमारा जो बैरल की रेट डॉलर में डिसाइड होती है क्रूड की, उसके कारण से महंगा होता है। अब जितना डॉलर बढ़ रहा है ये उतना डीजल पेट्रोल महंगा होगा, क्योंकि क्रूड महंगा होता जा रहा है और आता सारा बाहर से, सेटलमेंट पूरा डॉलर में होता है। अब हमें यहाँ पे इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में 2 क्वेश्चंस करना है, एक फॉरवर्ड का और एक दूसरा स्पेकुलेशन। तो पहले तो देखो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग देख लो एक बार। व्हाट इज अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट? A forward exchange contract is a transaction requiring delivery at a future date of specified amount of one currency for a specified amount of another currency. आज आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसमें आज से कुछ समय बाद में फ्यूचर में आपको कोई फॉरेन करेंसी की डिलीवरी देनी या लेनी है, उसका रेट आप आज तय कर रहे हो, रेट आज डिसाइड हो रही है और ट्रांजेक्शन फ्यूचर में होगा। The exchange rate is determined at the time of entering into contract, but the payment and delivery will take place on maturity. In other words, forward exchange contract means an agreement between two parties to exchange different currency at a forward rate. और forward rate वो है जो आपके बीच में तय हो रही है। Forward rate is specified exchange rate for the exchange of two currency at a specified future date. Features of forward contract: agreement between two parties, exchange of different currency, delivery will be made on later date, price is fixed today, payment will be made on later date. अब फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के 2 टाइप, वन इज फॉर हेजिंग, सेकंड इज फॉर स्पेकुलेशन। अब पहले हेजिंग का क्या ट्रीटमेंट है? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का टाइप: फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग पर्पज एंड फॉर स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग पर्पज, बाइंग सेलिंग। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग पर्पज: जनरली फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट आर एंटर्ड टू मिटिगेट the risk associated with changes in foreign exchange rates. फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो बदलाव आएगा, चेंज आएगा, उससे आपकी जो रिस्क राइज होगी, जो लॉसेज होंगे, उसको मिटिगेट करना, मिनिमाइज करना, फ्रीज करना, उस लॉस को फिक्स कर देना। जीरो नहीं हो सकता कभी, ऐसा नहीं है कि आपकी रिस्क जीरो ही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता।
By way of entering into forward contract, a person can minimize his risk, which is associated with fluctuation in exchange rate on the date of settlement of transaction. Such risk can be minimized by way of premium or discount at the inception of contract. जब आप फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करने जाओगे किसी से, तो उस समय जो रेट आपको बताएगा वो फॉरवर्ड रेट है, और जो चल रही है उस दिन बाजार में वो करंट रेट यानी स्पॉट रेट है। दोनों के बीच का डिफरेंस आपका नुकसान। अब आप एज इंपोर्टर जाओ चाहे एज एक्सपोर्टर, वो तो रेट तो आपको इतनी बताएगा जिसमें आपका नुकसान तो तय। अभी आज 80 रुपए का डॉलर चल रहा है, मैं किसी डीलर के पास गया, भाई साहब मैं 2 महीने बाद आपको 10 लाख डॉलर बेचना होगा, कितने में ले लोगे? भाई साहब मैं 85 में ले लूंगा। ऐसी यदि है तो फिर मैं गया ही क्यों वहां पे? जब रेट बढ़ने की गुंजाइश है तो मैं कहीं को वहां पे गया? इसका मतलब जब रेट गिरने के अंदाजे होंगे तभी तो लोग दौड़ेंगे, तभी तो भागेंगे। और उस केस में वो भी जानता है कि मुझे कवरेज लेने क्यों आया है, क्योंकि इसको अंदाज है कि नीचे आएगा डॉलर, तो नीचे की रेट पे सौदा करेगा वो, कि अभी तो 80 की रेट चल रही है, मैं आपसे 78 में ले लूंगा। वो 80 से ऊपर की रेट क्यों बताएगा? इसका मतलब तो बाजार बढ़ने के चांस है, तो कोई आएगा भी नहीं आपके पास। और इतना तो नॉलेज एक्सपोर्टर इंपोर्टर को खुद ही हो जाता है कि कौन सी तरह बाजार जाने वाला है और क्या किस तरह की रूमर चल रही है, किस तरह के अंदाजे चल रहे हैं बाजार में, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग जाता है। अभी जैसे बुलियन मार्केट में जो जितने भी गोल्ड वाले सिल्वर वाले मोटे मोटे डीलर है, वो करीब के हिसाब अभी इस समय चांदी टूटेगी, सर इस समय सोना टूटेगा, नीचे आएगा, अब आप बॉटम में आ जाए, टर्न ले वापस, जब खरीद लेना, जब ले लेना, ऐसे करते हैं लोग। अब उनको अंदाजा रहता है क्योंकि डिमांड सप्लाई वगैरह देश का दुनिया का सिनेरियो सब पता होता है उनको। नाउ अब फॉरवर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग क्या है? Such risk can be minimized by premium or discount. Premium or discount on forward exchange contract. Premium or discount arises at the inception of forward exchange contract. What is inception? Commencement, start, beginning. Premium or discount on contract arises at the inception of contract. Now the premium or discount means आपके उसमें माइनस का साइन ढंग से लगा हुआ नहीं होगा, देखो, एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ इंसेप्शन माइनस फॉरवर्ड रेट, वो बीच में माइनस ढंग से लगा हुआ नहीं होगा, multiplied by specified number of currency into specified number of currency. अभी इसका प्रैक्टिकल कर लोगे। Such premium discount is accounted for separately from exchange difference on the forward exchange contract. अब ये प्रीमियम या डिस्काउंट अलग से अकाउंट फॉर होगा, और वो जो एक्सचेंज डिफरेंस रियल में होगा उस समय वो अलग है, वो बात की बात। हाल फिलहाल तो प्रीमियम डिस्काउंट का ही क्वेश्चन आता है आपका बस, कि बताओ प्रीमियम डिस्काउंट का क्या होगा। प्रीमियम और डिस्काउंट शुड बी अमोर्टाइज्ड एज एन एक्सपेंस और इनकम ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने कितने महीनों का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उतने पीरियड में वो प्रीमियम या डिस्काउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग इन फ्यूचर डेट, एक्सचेंज डिफरेंस ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L इन द रिपोर्टिंग पीरियड इन विच द एक्सचेंज रेट चेंज। अब ये प्रीमियम या डिस्काउंट और एक्सचेंज रेट का डिफरेंस P&L में जाएगा। रिन्यूअल और कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एक ऑप्शन भी होता है, कोई बंदा सोचे यार मैंने गलत टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मेरे को थोड़ा और लेट लेना चाहिए था, आप चाहो तो उसको रिन्यू कर दो कि सर वो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, आज से नया एग्रीमेंट साइन कर लो, पहले वाले को कैंसिलेशन कर दो, तो रिन्यूअल कैंसिलेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। इफ द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल और रिन्यू, देन द प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन और रिन्यूअल ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज इनकम एक्सपेंस फॉर द पीरियड। ये बात है, जब बीच में कैंसिलेशन कराने जाओगे तो सामने वाले कहेंगे साहब पहले लिया ही क्यों था आपने? अरे बोले साहब जल्दी कर गया, आप ऐसा करो उसको तो कैंसिल करो। बोले साहब कैंसिल करो तो आज के दिन की जो स्पॉट रेट है और आपकी जो रेट है उसका डिफरेंस कौन देगा? वो आपको पे करना पड़ेगा, तो वो लॉस या जो भी है आपको देना पड़ सकता है। अभी ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में बस। अब इसमें सॉल्यूशन पूरा नहीं है, आपके मॉड्यूल में भी इतना ही है, बस ये लिख के और ये ट्रीटमेंट दिया हुआ है। इसकी पहले हमें ये अकाउंटिंग जो है ना ये वाली और ये प्रीमियम डिस्काउंट का ट्रीटमेंट ये हमें देनी है। मैं अभी एक लिखवा देता हूँ, ये एक ही क्वेश्चन आता है बार बार, या ये आता है, एक नीचे हो रहे, दो में से एक, अभी शायद यही आया था, इन दोनों में से एक आया था अभी। CM लिमिटेड, अब ये अंदाज ये लगाना कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया कंपनी ने। CM लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर $2 लाख ऑन 1 फरवरी पेबल आफ्टर 3 मंथ। CM लिमिटेड ने एक प्लांट खरीदा है $2 लाख का और 1 फरवरी 2008 को, इसका पेमेंट 3 महीने बाद जाना है। अब यही पता लग गया ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यदि होगा हेजिंग के लिए होगा, क्योंकि आपने प्लांट खरीदा तो पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। एक्सपेक्टिंग इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, कंपनी एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज $2 लाख आफ्टर 3 मंथ एट द रेट ऑफ 49.15 पर डॉलर। इस कंपनी को अंदाजा था, डर था
कि आगे चल के डॉलर बढ़ेगा। आज आपने फॉरवर्ड के डीलर के पास गए और उससे बात कर ली, साहब हमने एक प्लान, क्या हुआ उसमें रेट अलग है क्या? एक्सपेक्टिंग वाली लाइन नहीं होगी। हाँ वो तो एक्चुअली क्या इसमें हो सकता है। आप तो यूँ कहो सीएम लिमिटेड को आज ये अंदाज है, आज ये डर है कि कहीं फॉरवर्ड एक्सचेंज महंगा नहीं हो जाए, सॉरी आपका एक्सचेंज रेट महंगी नहीं हो जाए, इसलिए ये डीलर के पास गई और उसने $2 लाख का कंपनी ने 49.15 की रेट से डॉलर बुक करा दिया, खरीदना, बाई करना। डीलर ने कह दिया हम आपको 3 महीने बाद 49.15 पे डॉलर दे देंगे। द एक्सचेंज रेट पर डॉलर ऑन फर्स्ट पेज इज 48.85। अब आप बताओ अभी डॉलर कितने का चल रहा है और आपको डर है कि ये बहुत ऊपर जाएगा। डीलर ने कहा था 49.15 पे हम पे ले लेना, 3 महीने बाद आना, इतने में डॉलर दे देंगे आपको। तो आप सोचो आज आपने जो बुकिंग कराई है वो आज की रेट से तो हायर साइड पे ही है ना। कितने पैसे? 30 पैसे है ना। $2 लाख इंटू 30 पैसे 60,000। अब 60,000 का तो लॉस आपने गले लगा लिया राशि को। अब आगे डॉलर असलियत में कितने का होगा वो तो भविष्य बताएगा। आगे यदि डॉलर कल को 50 रुपए, 51 रुपए, 52 रुपए पे आ गया तो आपको तो 49.15 पे मिलेगा, तो आप तो खुश होगे। वो गेन आपका एक डमी गेन होगा सोचने के लिए कि अच्छा रहा मैंने फॉरवर्ड कवर ले लिया, वरना आज देने पड़ते 51 रुपए। वो एक फीलिंग होगी केवल, लेकिन वो गेन रियलाइज गेन नहीं होगा, अनरियलाइज गेन होगा। बट कम से कम सेव तो हो गए लॉस से। आपका डॉलर कितना भी बढ़ा, आप तो 30 पैसे में फ्री हो गए। इसका मतलब जिस दिन आप फॉरवर्ड कवर लेते हो उतनी लॉस तो आप इमीडिएट एक्सेप्ट कर लेते हो कि साहब अभी डॉलर 48.85 का चल रहा है और मैं आपसे 3 महीने आगे का डॉलर खरीदने आया हूं, आप मुझे 49.15 बता रहे हो, चलो डन किया, करो बुकिंग करो मेरी। तो 30 पैसा तो आपने इजीली एक्सेप्ट कर लिया कि इतनी इंक्रीज तो होनी है। ज्यादा हुई तो आप तो बच जाओगे, उसकी बदकिस्मत सामने वाली। और कल को उल्टा हो गया मामला, डॉलर कल को 48 रुपीज 47 पे आ गया, अब आप पछताओगे क्यों? खरीदना तो आपको 49.15 पे पड़ेगा, उल्टा फंस जाओगे। तो फॉरवर्ड कवर में कई बार मामला उल्टा भी पड़ जाता है। कुछ बचाने गए थे, वो बचे तो नहीं, उल्टे ज्यादा और लग गए थे, नुकसान हो सकता है। खैर अब ये कह रहे हैं बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज प्रॉफिट लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन बुक्स ऑफ सीएम लिमिटेड। तो पहले इसका प्रोविजन लिखो, एग्जाम में पहले प्रोविजन लिखना पड़ता है, ये वाला है। वो तो वो वही है, ब्रांच वाला है सारा। हाँ उसमें कुछ नहीं करना, वो तो एक इसका कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, और इतना बड़ा ट्रायल बैलेंस नहीं आता, छोटे आइटम आते हैं। अभी आगे बताऊंगा मैं एग्जाम का हाईवे क्वेश्चन, 5-7 आइटम दे देते हैं, बताते हैं बताओ कौन से रेट से कन्वर्ट होंगे, इतना सा क्वेश्चन आता है। हाँ? इसका वो लगो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट 36 से 39, पैरा 36 to 39। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, बस हेडिंग लगा दो। अब लिख दो एग्जाम्पल नंबर। अब आपके उसमें शायद 4 नंबर होगा, ये एग्जाम्पल 5वां है ना, लिख दो एग्जाम्पल 5 एएस बुक, पेज नंबर है तो डाल दो 95। अब लिखना स्टार्ट करो। पहले लिखो ये वाला, एज पर, इसका पैरा नंबर चेक कर लो, रुको एक बार, मुझे डाउट लग रहा है कुछ। ठीक है, स्पेकुलेशन का अलग है। हाँ जी लिखो, एज पर पैरा 37 ऑफ AS 11, एज पर पैरा 37 ऑफ AS 11 डैश करके लिख दीजिए, द इफेक्ट ऑफ चेंजेज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, द इफेक्ट ऑफ चेंजेज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, comma, if a forward exchange contract is entered for hedging purpose
entered for hedging purpose at HEDGING, hedging purpose, to minimize to minimize or to mitigate the risk, to minimize or to mitigate the risk associated with the risk associated with changes in foreign exchange rates, changes in foreign exchange rates, then then premium or discount, then premium or discount related to such contract, premium or discount related to such contract is recognized in the statement of profit and loss to recognize is recognized in the statement of profit and loss as an expense, as an expense, full stop. It is charged on SLM basis, it is charged on SLM basis in time ratio, in time ratio, फुल स्टॉप. ये तो प्रोविजन है. यदि कोई फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग पर्पज से होता है तो ऐसे ट्रांजैक्शन का, और हेजिंग पर्पज होता है रिस्क मिनिमाइज करना, तो ऐसे ट्रांजैक्शन में जो प्रीमियम या डिस्काउंट है वो पीएनएल में जाता है इन द रेशियो ऑफ टाइम फैक्टर. आप पैरा बदल के लिख दो, इन द केस ऑफ सीएम लिमिटेड. अब पहले आप ये साबित कर दो कि ये हेजिंग का क्वेश्चन है. इन द केस ऑफ सीएम लिमिटेड, प्लांट वाज परचेज्ड, plant was purchased for US dollars 2 lakh. Plant was purchased for US dollars 2 lakh and amount is payable, and amount is payable after 3 months. Amount payable after 3 months. Full stop. The company has entered into a forward exchange contract. The company has entered into a forward exchange contract to minimize the risk. To minimize the risk of changes in foreign exchange rates. To minimize the risk of changes in foreign exchange rates. Full stop. It is a forward exchange contract for hedging purpose. It is a forward exchange contract for hedging purpose. फुल स्टॉप. हो गया. अब पैरा चेंज करके लिखो. अब ये लिखना स्टार्ट करो. फॉरवर्ड रेट, या ऐसा, एक मिनट पहले हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट एंड इट्स ट्रीटमेंट. एंड इट्स ट्रीटमेंट डैश कर दें. अब लिखिए फॉरवर्ड रेट इक्वल्स टू ₹49.15 लेस स्पॉट रेट. स्पॉट रेट रहती है डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेट, लेस स्पॉट रेट 48.85
प्रीमियम और डिस्काउंट, वो बाद में लेंगे। प्रीमियम और डिस्काउंट इज इक्वल टू, ऑन कॉन्ट्रैक्ट लिख दो, प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 0.30। ये अब तक जो आपने तीनों लिखे ना, ये पर डॉलर है, ये पर डॉलर है तीनों के तीनों। 49.15 पर डॉलर, 48.85 पर डॉलर, 30 पैसा पर डॉलर, हो गया। अब 30 पैसे को तो क्लोज कर दो। अब नीचे लिखो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट इक्वल्स टू US डॉलर्स 2 लाख, US डॉलर्स 2 लाख। फिर लिखे टोटल प्रीमियम और डिस्काउंट, टोटल प्रीमियम और डिस्काउंट। कुछ लोग इसको प्रीमियम बोलते हैं, कुछ लोग इसको डिस्काउंट, दोनों नाम चलते हैं। टोटल प्रीमियम और डिस्काउंट ब्रैकेट में $2 लाख इंटू रुपीज 0.30, $2 लाख इंटू रुपीज 0.30 इक्वल्स टू रुपीज 60,000। फिर लिखिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ब्रैकेट में 1 फरवरी टू 1 मई 2008, 1 फरवरी टू 1 मई 2008 इक्वल्स टू 3 मंथ्स। फिर लिखिए पीरियड ऑफ करंट ईयर, अगली लाइन में पीरियड ऑफ करंट ईयर, पीरियड ऑफ करंट ईयर ब्रैकेट में 1 फरवरी टू 31 मार्च 2008, 1 फरवरी टू 31 मार्च 2008 इक्वल्स टू 2 मंथ, 2 मंथ्स। तो लिखिए पीरियड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ब्रैकेट में 1 अप्रैल 2008 टू 1 मई 2008, 1 मंथ। बस ये सारा डेटा हो गया। 49.15 से आपने कवरेज लिया, 48.85 की रेट चल रही है, 30 पैसे आप एक्स्ट्रा नुकसान में जा रहे हो, महंगा खरीद रहे हो। $2 लाख पे 60,000 का फर्क हो गया। और अब आपका टाइम टोटल 3 महीना में, दो महीने इधर के, एक महीना अगले साल का। और नीचे लिख दें प्रीमियम और डिस्काउंट टू बी चार्ज्ड, प्रीमियम और डिस्काउंट टू बी चार्ज्ड in P&L account of, in P&L account for the year ended, premium or discount to be charged in P&L account for the year ended 31st March 2008, year ended 31st March 2008 is equals to rupees 60,000 into 2/3, रुपीज 60,000 इंटू 2/3 हो गया। लास्ट प्रीमियम और डिस्काउंट टू बी चार्ज इन नेक्स्ट ईयर, प्रीमियम और डिस्काउंट टू बी चार्ज इन नेक्स्ट ईयर इक्वल्स टू रुपीज 60,000 इंटू 1/3, 20,000। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये हेजिंग वाला है, और बिना हेजिंग वाला तो इससे भी छोटा होता है, स्पेकुलेशन वाला तो हो गया। तो ये सेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का ही, ऐसे आता है हर बार, बस खाली फिगर बदलते हैं वो थोड़े थोड़े। अब आ जाओ आगे, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन। वेयर अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एंटर्ड फॉर हेजिंग, इट इज एंटर्ड फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन। यदि आपको कोई फॉरेन करेंसी की कोई नीड नहीं है, या आएगी नहीं, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो, यू आर नॉट एक्सपोर्टर, यू आर नॉट इंपोर्टर, इवन इफ आप कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले रहे हो, तो सीधी बात है फिर सट्टेबाजी हो रही है, ट्रेडिंग कर रहे हो आप। डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था प्रीमियम डिस्काउंट कैलकुलेट करो और उसको चार्ज करो। इसमें प्रीमियम डिस्काउंट होता ही नहीं, और होता भी है तो उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती। इसमें तो केवल आप जो सेटलमेंट करोगे या कैंसिलेशन, उसका फायदा नुकसान निकलेगा बस। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में प्रीमियम और डिस्काउंट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट द इंसेप्शन ऑफ, और इट इज इग्नोर्ड। नो प्रीमियम नो डिस्काउंट, कुछ नहीं करना।
बस खाली कॉन्ट्रैक्ट में आज जैसे 17 जुलाई मैं किसी फॉरेक्स के डीलर को गया, $5 लाख बुक करा के आ गया कि मैं आपसे नवंबर में $5 लाख लेने आऊंगा। मैं आज कोई ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। जब मैं नवंबर पे या तो ट्रांजेक्शन मेच्योर होगा, उस समय डिफरेंस लेना या देना होगा, और या उस समय उसके पहले मैं बीच में बैकआउट करना चाहूं तो उस केस, दोनों में से कोई एक। तो फायदा नुकसान का ट्रीटमेंट होगा, केवल प्रीमियम डिस्काउंट नहीं होता है। एट ईच बैलेंस शीट डेट द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मार्क्ड टू इट्स करंट मार्केट वैल्यू एंड द गेन और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड। यदि बैलेंस शीट डेट पे आपका वो ट्रांजेक्शन पेंडिंग है, अभी वो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में है और बीच में बैलेंस शीट डेट आ गई, उस दिन आप फिर दोबारा वहीं पता लगाओगे ब्रोकर के पास कि सर आज वो कॉन्ट्रैक्ट में लेता उस तारीख का, तो आज कितने में दे देते, वो कह रहा है अभी तो मैं इतने में देता। तो गैप फाइंड आउट करो। जैसे किसी बंदे ने 10 मार्च को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ली और उसने आगे का कोई डॉलर बुक करा दिया और वो कह दिया साहब मैं आपको 75 रुपए में डॉलर दे दूंगा। 31 मार्च के दिन तक वो ट्रांजेक्शन मेच्योर नहीं है, वो मई में होगा। वो 31 मार्च को फिर गया, सर आज मैं आपसे डॉलर लूं उसी तारीख को 15 मई को, तो कितने में दे दोगे? बोला सर उस दिन तो अपनी 75 की बात हुई थी, अब तो मैं डॉलर 74 में ही दूंगा। अरे साहब उस समय आपने 75 बोला, उससे मार्केट ही ये था, मैं क्या करूं? अब 74 रुपीज, तो ₹1 का गेप हो गया, ₹1 आपको नुकसान हो गया। बैलेंस शीट में अभी चार्ज कर लो, क्योंकि आपको आज वही कॉन्ट्रैक्ट कम रेट पे मिल रहा था, आपने हाई रेट पे ले लिया जल्दबाजी में। और यह उल्टा वो कहते हैं साहब उस समय तो मैंने 75 पे दे दिया, लेकिन आज वो भाव नहीं है, आज तो 76 के हो गए, आज आप लो तो मैं तो ₹1 का गेन बुक कर लो हाथों हाथ। और अब रियल में जब वो ट्रांजेक्शन सेटल होगा, उस समय डॉलर 78 पे गया और आपका डॉलर आपने 75 पे बुक कराया, 76 तो पहले ही हो गया, अब ₹2 और बढ़ गया, वो गेन अगले साल बुक करो। इस बीच यदि बैलेंस शीट आती है तो मार्क टू मार्केट, यानी उसको मार्केट रेट पे वैल्यू करो। अब ये एग्जांपल है, बस यही आता है हर बार, फिक्स क्वेश्चन है। इस फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का आइदर दिस और दिस, ये दो में से एक क्वेश्चन आता है। शायद अभी आ ही गया, इसी अटेम्प्ट में आ गया था। देखो वो तो पेपर देखने से मालूम पड़ जाएगा। मिस्टर अचल बोट ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 मंथ $US इतना ऑन दिसंबर। अब देखो मिस्टर अचल ने कोई विदेश से न तो कोई प्लांट खरीदा, न कोई मशीन खरीदे, न माल खरीदा, वो तो सीधा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट खरीदने चला गया। ये फॉरेन करेंसी 2 लाख, वो किसी डीलर के पास गया, बोला साहब मैं आपसे $2 लाख खरीदने आऊंगा ऑन 1 दिसंबर $US रुपीज इतना, when exchange rate was rupees 47.3. On December, when he closed the books, exchange rate was rupees this. On 31st January, he decided to sell the contract at rupees this per dollar. Show how much the profit from contract will be recognized. एक बंदे ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया, क्या रेट पे? 1 दिसंबर को 40 और कितने महीने का? 3 मंथ। अब 1 दिसंबर को ये डीलर के पास गया, फॉरेक्स डीलर के पास, कि साहब मैं 1 दिसंबर के बाद 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, मैं 1 मार्च को $2 लाख खरीदने आऊंगा, आपसे लेने आऊंगा, क्या रेट में दे दोगे? उसने रेट बता दी 47.10। अब ये मिस्टर अचल की बाइंग रेट है, डॉलर परचेज करने की रेट। एक्सचेंज रेट उस दिन 47.0 थी, उस दिन मतलब जिस दिन इसने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा 1 दिसंबर को। तो अब ये रेट हमारे कोई काम की नहीं है, इसमें इसलिए काम की नहीं कि प्रीमियम डिस्काउंट नहीं होता यहाँ पे। तो अब आप इस 47.02 को तो भूल जाओ। एज ऑन द ईयर एंडेड दिसंबर व्हेन दे क्लोज द बुक्स, एक्सचेंज रेट वाज $1 इक्वल्स टू दिस। एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर को डॉलर देखो थोड़ा सा तो बढ़ ही गया। आपने जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बुक कराया 1 दिसंबर को, क्या रेट थी? 47, और सामने वाले ने आपको डॉलर कितने पे देने के लिए बोला हुआ है? 47.10। हालांकि दिसंबर आते आते डॉलर आपका ₹2 से 13 पैसे बढ़ चुका है, लेकिन ये फॉरवर्ड की रेट नहीं है, ये करेंसी की रेट है, ये फॉरवर्ड रेट नहीं है। ऑन 31 जनवरी ही डिसाइडेड टू सेल द कॉन्ट्रैक्ट। अब वैसे इसने कॉन्ट्रैक्ट कब तक का लिया हुआ है? 3 महीने, 1 दिसंबर से 1 मार्च, ये तो 31 जनवरी को पहुंच गया वहां। बोला सर मेरे तो आज की रेट में सेटल करो मामला। उस दिन रेट क्या चल रही थी? 47.18, और आपने डॉलर कितने में बुक कराया हुआ है? आप कहोगे साहब मेरे तो आज की रेट में खत्म करो। मेरे 47.10 की परचेज आपके यहाँ बुक है और मैं 47.18 पे बाहर निकलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लोग कह रहे हैं डॉलर बाद में टूटेगा, 46-45 रुपए पे आएगा और मेरे गले पड़ जाएगा ये 47.10, 47.1। सॉरी सर आज कैंसिल करो उसको। तो आपने जिस दिन कैंसिल किया उस दिन की स्पॉट रेट और आपकी जो फॉरवर्ड रेट का डिफरेंस 8 पैसे आप लेके आ जाओगे सामने वाले से। आपको कह रहे हैं शो हाउ द प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड।
तो इसमें पहले आपको ये स्पेकुलेशन का उतारना पड़ेगा कि इस ट्रांजैक्शन में मिस्टर अचल को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसकी फॉरेन करेंसी की कोई नीड नहीं है, उसने कोई परचेज वगैरह नहीं किया विदेश, फिर भी वो यदि बुकिंग करा रहा है तो ये ट्रांजैक्शन हेजिंग का तो नहीं है, ये स्पेकुलेशन का है। और स्पेकुलेशन के ट्रांजैक्शन में कोई डिस्काउंट प्रीमियम रिकॉग्नाइज नहीं होता, बस उसमें केवल आपका जो गेन या लॉस ऑन सेटलमेंट है उसकी एंट्री पास होगी। तो लिखो एग्जाम्पल 6, 7। इसमें बीच बीच में बड़े बड़े एग्जाम्पल वो छोड़ देना, वो फाइनल के हैं, वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है, वो जनरल एंट्री वाले मोटे मोटे नहीं, वो आपके है नहीं कोर्स। एक्चुअली फाइनल में हेजिंग का चैप्टर है, उसमें आता है ये सब। देखिए एग्जाम्पल 7, एज पर पैरा 38, 39, as per para 38, 39 of AS 11, as per para 38, 39 of AS 11, comma, if a forward exchange contract, if a forward exchange contract is not entered for, if a forward exchange contract is not entered for hedging purpose, then it is treated for speculation, then it is treated for speculation or trading purpose, speculation or trading purpose, full stop, full stop. In such case, comma, no premium or discount is recognized. In such case, comma, no premium or discount is recognized at the inception of contract. At the inception of contract. Full stop. Gain or loss on settlement. Gain or loss on settlement or cancellation. Gain or loss on settlement or cancellation is recognized. Is recognized. Full stop. Para change. Mr. Achal bought a forward contract. Mr. Achal bought, B-O-U-G-S-T. Mr. Achal bought a forward contract of US dollars 2 lakh for speculation or trading purpose. For speculation or trading purpose, because it is not for hedging purpose. Because it is not for hedging purpose. Full stop. Full stop. No gain or loss will be recognized. No gain or loss will be recognized at the inception of contract. फुल स्टॉप. नो गेन और लॉस की जगह कर लो नो प्रीमियम और डिस्काउंट, इसमें प्रीमियम डिस्काउंट रिकॉग्नाइज नहीं होती. नो प्रीमियम और डिस्काउंट इज रिकॉग्नाइज एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फुल स्टॉप. Since Mr. Achal has cancelled, sold out
कैंसल्ड ऑब्लिक सोल्ड आउट this contract on 31st January 2000 on 31st January 2008 है क्या? नहीं, ये दिया ही नहीं ना। हाँ, तो 31st जनवरी 2008 ही कर दो। 2008 therefore profit oblique loss on sale, will be transferred to P&L account, profit oblique loss on sale will be transferred to P&L account as calculated below. डैश कर दें, लिखिए सेलिंग प्राइस पर डॉलर इक्वल्स टू रुपीज 47.18 लेस फॉरवर्ड रेट पर डॉलर। फॉरवर्ड रेट या कॉन्ट्रैक्ट रेट एक ही बात। सेलिंग प्राइस पर डॉलर यही है ना, 47.18 लेस फॉरवर्ड रेट या कॉन्ट्रैक्ट रेट पर डॉलर 47.10। गेन ऑन कॉन्ट्रैक्ट पर डॉलर रुपीज 0.08। नहीं, वो फॉरवर्ड की रेट नहीं दी ना आपको, वो डॉलर की रेट दी है। ये डॉलर की रेट है, ये फॉरवर्ड की रेट है, ये फॉरवर्ड रेट है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट की रेट है और वो करेंसी की स्पॉट रेट है। उस दिन का वो देते ना, ये क्वेश्चन में ही दी कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने यहाँ लिया, देखो यहाँ रेट क्या चल रही थी, 1 दिसंबर को रेट क्या चल रही थी 47, ये स्पॉट रेट है। लेकिन आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आपको इतने में बेचेगा। अब ऐसे ही दिसंबर की रेट ये है और इस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट लेते तो वो इससे तो ऊपर में मिलता ना। वो रेट नहीं थी, वो देते तो हम डिफरेंस ले लेते, वो दी नहीं ना। यदि ये कह देते दिसंबर को फॉरवर्ड रेट इसी कॉन्ट्रैक्ट के इतने रुपए हैं, तो 47.10 से उसका डिफरेंस लेते हैं। ये करेंसी की रेट है, ये स्पॉट रेट कहलाती है, फॉरवर्ड रेट नहीं है ये। हाँ, क्या लिखा, गेन ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कितने डॉलर है, 2 लाख इंटू 8 पैसे 16,000 16,000 हो गया। ये रहा 16,000। वो तो आप ब्रैकेट में लिख दो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला, आप लिख दें, नीचे लिख दो गेन ऑफ रुपीज 16,000 विल बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। Gain of rupees 16,000 will be credited to P&L account. Done? अब इसका ये जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ था सीएस, ये पहले कवर नहीं था क्या? बस क्यों 3.5 है। अरे यार होगा कब फिर, बस। यस सर, आज के लिए बस इतना ही। यस सर। हाँ, एस तो हो गया, ये लास्ट का एक्स्ट्रा एडिशन है। हाँ सर, ये तो खत्म करा दूं। ये तो उतारना है आपको, कॉपी में उतारना है पूरा। 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। अभी उतार लो ना सर ग्रुप पे फोटो भेज घर पे, कब टाइम मिलेगा? ये तो उतारना है, ये तो मैंने भेज दो, हम उतार लेंगे। उतार लो, हेडिंग भी यही डालना है। हैं? नहीं, मैं ग्रुप पे डाल सकता हूँ, आप उतार के लाओ। वो तो इसमें पड़ा है मेरे कर पास, लेंगे। ये तो उतारना है। 4 पॉइंट तो है यार, 1 2 3 4, बस उतारना है तो उतार लो। सर आप फोटो डाल दो ना सर ग्रुप पे। हैं? ग्रुप पे फोटो डाल दो सर। डाउट है?
प्रिंट आउट तो फिर मेरे को नहीं, लेकिन उतारोगे नहीं तो समझ भी नहीं आएगा ये। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, कॉपी तो करना पड़ेगा। मैं वरना बोल के लिखा देता हूँ, चलो। नहीं सर, हम लिख लेंगे, आप फोटो डाल दो।